भाईजानों, देवी और सज्जनों, आज हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी में पहली बात कि अल्काइल हैलाइड जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी का जो मेन मकसद है या जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनका जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है? पोलर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, तो अगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है CH3 CH CH2 और यहाँ पे कोई हेलोजन एटम लगा हुआ है, समझेंगे आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। इसको क्या कहते हैं? द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू the carbon atom directly bonded to functional group is alpha carbon and second last carbon is beta, फिर गामा, फिर सिग्मा, फिर पजामा, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये आपका लिविंग ग्रुप है। थोड़ा गौर से देखें जरा, ये क्या चीज है? ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये जो है आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब अल्काइल हैलाइड में दो रिएक्टिव साइट होती हैं, एक अल्फा कार्बन और दूसरा बीटा हाइड्रोजन। ये जो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन क्या होता है कि इट इज एसिडिक। ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो कोई भी बेस इसको उठा सकता है। तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड के दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो वो किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और वो क्या करेगा? लिविंग ग्रुप को डिपार्ट कराएगा। वो क्या करेगा? लिविंग ग्रुप को डिपार्ट कराएगा। तो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन क्या होगा? तो एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक के आएगा और दूसरा निकल जाएगा। तो ये होगा अगर, यानी दो रिएक्टिव साइट है, एक अल्फा कार्बन खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। दूसरा है बीटा हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है। अगर अटैक करने वाला बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, इसलिए अगर अटैक करने वाला बेस है तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो आपका दो चीजें रिमूव होगी, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, बेस ले जाएगा, और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा वो इधर डबल बॉन्ड बनेगा और ये लिविंग ग्रुप ही निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप दोनों में निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन में भी और एलिमिनेशन में भी। तो अगर रिएक्टिव साइट बीटा कार्बन है तो एलिमिनेशन होगी, अगर रिएक्टिव साइट अल्फा कार्बन है तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। तो दो रिएक्टिव साइट हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और एलिमिनेशन भी हो सकती है। अब ये कंडीशंस डिसाइड करती हैं, अटैकिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएजेंट में आपको बता दूं कि जो रिएक्ट करता है, ठीक है, जो सब्सटेंस एक्स है, अब इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर है। अब यही सब्सटेंस क्या हो सकता है? ये बेस भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब चॉइस क्या होती है कि बेस का काम होता है हाइड्रोजन लेना, बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन लेना, और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर देना। तो यही सब्सटेंस, न्यूक्लियोफाइल भी वही होता है, बेस भी वही होता है, न्यूक्लियोफाइल भी वही, बेस भी वही। फर्क क्या होगा? फर्क ये होता है कि अगर बीटा कार्बन पर अटैक हो रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है कोई सब्सटेंस, तो वही न्यूक्लियोफाइल उस वक्त बेस होगा जब वो हाइड्रोजन लेगा। वही बेस न्यूक्लियोफाइल होगा अगर वो अल्फा कार्बन पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को क्या करता है? डिपार्ट करता है। ये दो चीजें समझ आ रही हैं कि बेस में और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? डेफिनेशन दोनों की सेम है, सब्सटेंस विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को, और जो बेस होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? ऑनलाइन गाइस, क्या ये बात समझ आ रही है? तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं किसी को। आर यू गेटिंग दिस थिंग?
ओके ओके फातिमा सुधा, ओके ओके, एनीवन एल्स? ओके ओके बेटा, चले तो वापस आते हैं अपने बुक पे नहीं सॉरी, ये माइन मेड मटेरियल है। तो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड कौन सा है पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम इन पार्शियल चार्ज ऑन, यानी अल्काइल हैलाइड जो है एक पोलर कंपाउंड होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है या जो वो कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड टू किसके साथ है, हैलोजन के साथ, तो इस पे क्या होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी और इस पे क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइलिक होता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है और जो बीटा कार्बन होगा उस पे बेस अटैक कर सकता है, ठीक है। देयर आर टू मेन फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। दो फैक्टर हैं, एक पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, और दूसरा है आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, दो फैक्टर हैं। अब जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी तो उतना कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा। समझ लें कि जितना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होगा तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लगेगी, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा। फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक तो ज्यादा है, पर दूसरा सेंस क्या है कि बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। अगर कार्बन, ये देखें, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड 467, कार्बन आयोडीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे हाफ से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाफ से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। चलें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो पार्शियल ना, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पर इसकी बॉन्ड एनर्जी हाफ से भी कम है, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी डिपार्ट हो जाएगा आयोडीन। पर फ्लोरीन जो है उसका बॉन्ड मजबूत है, इस वजह से वो इजीली डिपार्ट नहीं होगा। तो एक फैक्टर ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर बॉन्ड एनर्जी कम है फिर भी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो दो फैक्टर हैं, पर जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, जो डोमिनेंट फैक्टर है दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी, दैट इज अ, तो बॉन्ड जितना कमजोर होगा लिविंग ग्रुप उतना इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इस पे भी जो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन उस पे भी जो आयोडीन के साथ बॉन्डेड है, तो चार्ज में थोड़ा सा फर्क है पर बॉन्ड एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो बॉन्ड पहले वही ब्रेक होता है जो वीक होगा। तो वीक बॉन्ड कौन है दोनों में, कौन सा, कार्बन आयोडीन। तो यही डिस्कशन है कि लार्जर द बॉन्ड पोलैरिटी, कि जितना बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी द स्ट्रांग विल बी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। तो इनकी फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कार्बन जो फ्लोरीन के साथ बंधा हुआ है उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। हेंस अल्काइल फ्लोराइड शुड बी मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्काइल आयोडाइड शुड बी लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। अगर हम पोलैरिटी को बेस बनाते हैं, पोलैरिटी को बेस बनाते हैं तो फिर मोस्ट रिएक्टिव क्या होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए। अल्काइल आयोडाइड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, यानी पोलैरिटी के हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए, पोलैरिटी के हिसाब से आपका फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा होगा किससे, ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा होगा आयोडाइड से। उसके बाद दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी, कि वीकर द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, जितना बॉन्ड एनर्जी कम होगी या लोअर द बॉन्ड एनर्जी द मोर विल बी रिएक्टिविटी। हेंस अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा कि आयोडाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। फिर देखा यह गया कि बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी गिव डिफरेंट अपोजिट एक्सप्लेनेशंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या प्रूव करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज द डोमिनेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर, कि ज्यादातर जो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वो इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड एनर्जी पे। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है, अल्काइल आयोडाइड की, तो अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट क्या होंगे, स्टेबल होंगे। कल हमने लिविंग ग्रुप के नेचर में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आयोडाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एंड आपका फ्लोराइड जो था वो पुअर लिविंग ग्रुप था। वो क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है, चले भाई, तो दो फैक्टर गवर्न करते हैं रिएक्टिविटी पे। तो डिसाइडिंग या डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी का इफेक्ट है पर वो थोड़ा सा है, और बॉन्ड एनर्जी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा और डोमिनेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? इस दो बातों में कोई डिफिकल्टी, जल्दी बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। इन दो बातों में कोई डिफिकल्टी? गाइस क्लियर? ओके ओके बेटा, ओके। तो इसको भी मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
अब अल्काइल हैलाइड के तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं। अल्काइल हैलाइड के तीन किस्म के रिएक्शन, एक वो मैंने आपको बताया कि दो रिएक्टिव साइट है, दो रिएक्टिव साइट है, एक अल्फा कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो वहां अल्फा कार्बन पे निक्लोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। और दूसरा चांस क्या था कि बीटा हाइड्रोजन जो है वहां पे बेस अटैक करता है और वो एलिमिनेशन कराएगा, तो निक्लोफाइल सब्स्टिट्यूशन कराएगा, बेस एलिमिनेशन कराएगा। तीसरा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार्ड रिएजेंट। क्या होगा कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में हम क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो ये गिरगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। अब ये गिरगनार्ड रिएजेंट जो है इसकी बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम बाद में करेंगे जब तो तीन किस्म के रिएक्शंस, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार्ड। तो पहला रिएक्शन है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल ये होता है कि भाई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे, यानी एक नई चीज आएगी, पुरानी चीज निकल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट या उसका मतलब है अल्टरनेट, कि एक चीज आएगी दूसरी निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन की टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो आपका लिविंग ग्रुप है हेलोजन एटम वो अनशेयर्ड पेयर लेके निकलता है, तो यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलता है, तो अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये होगी, रिएक्शन इन विच स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल। ऐसा रिएक्शन जिसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्शन इन विच हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल आयोडाइड इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए। किससे? स्ट्रांगर देन व्हाट? हैलोजन एटम। तो हैलाइड आयन से ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इन दीज रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फंक्शनल ग्रुप चेंज आएगी इसमें, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट होगा। हैलोजन एटम इज अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हैलोजन एटम क्या होगा, डिपार्ट होगा, तो वो लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कि वो कार्बन जो हैलोजन के साथ बॉन्डेड है ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और ये आपका लिविंग ग्रुप, और ये पूरा क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, और जो दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, के जो आपका नया न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब रिएक्टिव साइट दो हैं, एक अल्फा कार्बन दूसरा बीटा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे अटैक होता है तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर बीटा कार्बन पे अटैक होता है तो फिर एलिमिनेशन होगी। तो हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो व्हाट शुड बी द अटैकिंग साइड, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, तो अटैक कहां पे होगा, अल्फा कार्बन, ठीक है बेटा। अच्छा, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होगा, एंड हैलोजन एटम डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द एसएन रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, एक ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यू न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक कि हैलोजन एटम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और दूसरा कि नया न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दो इवेंट है इंपॉर्टेंट। अब इसके दो मैकेनिज्म है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। अब ये जो इवेंट है इन पे डिपेंड करता है। अगर नए न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड और हैलोजन एटम का बॉन्ड एक ही स्टेप में टूटता है तो रिएक्शन SN2 होगा। अगर पहले पुराना बॉन्ड टूटता है फिर अगले स्टेप में जाके नया बॉन्ड बनता है तो मैकेनिज्म SN1 होगा। SN1 जो है 2 स्टेप में होता है, SN2 सिंगल स्टेप में होता है। चलें इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये इस पेज में कोई दिक्कत बेटा, पहले देख लें इस पेज में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे, बढ़े, ओके, कॉल की नो, एनीवन एल्स? वो तभी करेंगे ना सुधा, वो तभी करेंगे फातिमा। इसकी टाइप है ना, अभी तो ये आप हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो ये किस वक्त होते हैं उसी हिसाब से मैकेनिज्म डिसाइड होगा। चलें बढ़ते हैं आगे। इस पेज में कोई डिफिकल्टी वो बताएं, SN2 SN1 तो आगे हम करते हैं। चलिए भाई इसको बढ़ाते हैं आगे। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट इवेंट ये हैं, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन
न्यूक्लियोफाइल यानी नया बॉन्ड जो बनेगा, ठीक है। होता क्या है, सिंपली ये होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इधर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है तो SN2 होगा। SN2 क्या होता है, वन स्टेप होता है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग पहले स्टेप में होती है, यानी पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, बाद में ये बॉन्ड बनता है, तो ये SN1 होगा और ये 2 स्टेप होगा। ये अभी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स, कि अगर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, अगर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, एक में बॉन्ड टूटता है दूसरे में बनता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 होगा, ठीक है। इफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन द सेम स्टेप, मैकेनिज्म विल बी SN2। कल हमने पढ़ा था इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, कंसर्टेड रिएक्शन, रिएक्शन इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स इन द सेम स्टेप, ठीक है। चलें उसके बाद क्या चीज है, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन द लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है और हेलोजन एटम क्या होगा, डिपार्ट होगा। तो हेलोजन एटम से वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, हेलोजन एटम से वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सारे वो न्यूक्लियोफाइल हैं जो हेलाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं, या आप बेस कह लें, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है वो हेलाइड आयन से ज्यादा, हेलाइड आयन से ज्यादा। यानी अगर आप इस तरह से रिएक्शन करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से रिएक्शन करना चाहते हैं, ये हेलाइड आयन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो इस सबस्ट्रेट पे ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा, क्योंकि हेलाइड आयन वीक न्यूक्लियोफाइल है इनसे, OH से क्या है, क्योंकि यहां से अगर हेलोजन आए तो निकलेगा कौन, OH, तो अल्काइल हेलाइड प्लस क्या बनेगा, OH आयन। तो OH आयन जो है इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वापस इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर होगा भी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपके पास अल्काइल क्लोराइड है और आप उसको आयोडाइड आयन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर नो। कल वाली बात याद कर लें, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, आयोडाइड या आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप है, और क्लोराइड क्या है, पुअर है, ठीक है। तो क्लोराइड पुअर है, तो आयोडाइड जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शुड बी और शुड नॉट बी। अब यहां पे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को, आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे, क्लोराइड आयन से, तो ये रिएक्शन हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता। यानी आयोडाइड आयन ब्रोमाइड को भी रिप्लेस कर सकता है, क्लोराइड को भी कर सकता है, फ्लोराइड को भी कर सकता है, फ्लोराइड किसी को भी नहीं, फ्लोराइड किसी, हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो कि अल्केन्स में कि आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं होती, आयोडीनेशन डायरेक्ट, पहले हम क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाते हैं, फिर सोडियम और पोटाशियम आयोडाइड से क्लोरीन या ब्रोमीन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो आयोडाइड आयन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कर सकता है, तो यस इट डज, ये रिएक्शन हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, आपका क्लोराइड आयन बनेगा। अगर आप रिवर्स लिखते हो कि ये रिएक्शन होगा कौन सा, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि भाई मेरे पास अल्काइल आयोडाइड है और मेरे पास फ्लोराइड आयन है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो गुड लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल है, पर ये वीक बेस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कंडीशन क्या है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इससे लिविंग ग्रुप से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप बट नॉट विद दिस, इनके साथ ये अच्छा लिविंग ग्रुप, इनके साथ, क्यों कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इनसे क्या है, कम है, तो ये इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन ये है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक करने आ रहा है अल्फा कार्बन पे, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, किससे, लिविंग ग्रुप से, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इस पेज में कोई दिक्कत, मैंने बताया आपको कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। अगर दोनों एक स्टेप में होंगे तो SN2, अगर डिफरेंट स्टेप में होंगे तो SN1, यानी SN1 2 स्टेप रिएक्शन होगा, और SN2 अभी फिल्म बाकी है, SN1 पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि SN1 होता क्या है। अब सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग 2 स्टेप में होती है तो SN1, एक ही स्टेप में होती है तो SN2, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है बेटा? इस पेज में कोई, इसके पेज में जो लिखा है उसमें कोई आपत्ति है तो बताएं, बाकी आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? वो मैंने आपको बता दिया सुधा, निक्लोफिलाइल जो अटैकिंग निक्लोफाइल है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब आते हैं कि निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? SN1 का फुल फॉर्म है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर निक्लोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, 1 फॉर। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्या चीज है और ये इस रिएक्शन में होगा क्या? सिंपली इस रिएक्शन में ये होगा कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उस पे निक्लोफाइल बाद में अटैक करेगा। पहले हम अल्काइल हैलाइड को एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो समझते जाते हैं साथ साथ। तो SN1 रिएक्शन के लिए वी शुड हैव एन अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्वेंट हम जो यूज करते हैं वो है पोलर, वाटर यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो भाई निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें निक्लोफाइल कौन है? OH है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन है। तो ये क्या करेगा? कार्बन पे अटैच होगा और क्लोरीन क्या होगा? रिप्लेस होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके साथ रिप्लेस क्या हुआ? OH, सॉरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी? सोडियम। तो आपने क्या करना है, जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो सिंपली आपने ये देखना है कि इसमें निक्लोफाइल कौन है। निक्लोफाइल अटैक करेगा, कहां पे करेगा? अल्फा कार्बन। निक्लोफाइल कहां पे अटैक करेगा? अल्फा। अल्फा पे क्यों करेगा? क्योंकि वो कार्बन हेलोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये वहां जाके चिपकेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाए। अब ये जो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि ये 2 स्टेप है। इसके मैकेनिज्म को समझें कि ये 2 स्टेप क्यों है। तो इसके जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या होता है इसका? कि सिलो आयोनाइजेशन, सिलो आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पहले स्टेप में क्या होगा कि ये एक सिलो स्टेप है, ये एक सिलो स्टेप है। खाली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में आयोनाइज होगा, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड पहले टूटेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड पहले स्टेप में टूटेगा। ये स्टेप स्लो है क्योंकि ये कंपाउंड जो है पानी में, हमने पढ़ा था कि पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? डिसॉल्व होगा, तो टाइम लेगा आयोनाइज होने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, जरा गौर करना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, व्हेन वी पुट इट इनटू अ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, तो होगा क्या कि आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन से क्या होगा कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी। तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये पूरा पेयर क्या करेगा? अनशेयर्ड पेयर लेके जाएगा। तो कार्बन पे आ जाएगी कौन सी चार्ज? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो चीज मिलेगी हमें, वो मिलेगा कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन कौन सा मिलेगा? टर्शरी। देखिए ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है और ये बॉन्ड टूट गया और क्लोरीन जो है वो अनशेयर्ड पेयर के साथ निकल गया यहां से। तो इसमें जो स्टेप 1 है, ये स्टेप स्लो है। ये स्टेप क्या है? स्लो। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर थोड़ा सा याद है तो हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप हो रहा है तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरे रिएक्शन की रफ्तार उसी स्टेप पे डिपेंड करती है जो स्लो। पूरे रिएक्शन की रफ्तार उस स्टेप पे डिपेंड करती है जो क्या होता है? स्लो होता है। तो ये पहला स्टेप इसका स्लो है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये क्या है? यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। अब इस स्टेप में देखें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। क्या ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है या अटैकिंग निक्लोफाइल भी है इसमें? ओनली सबस्ट्रेट है। देखें कहीं पे अटैकिंग निक्लोफाइल नजर आ रहा है? क्या हुआ कि सबस्ट्रेट आयोनाइज हुआ है, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि इसका जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे। इस वजह से ये यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। स्टेप 2 जो है वो फास्ट होगा,
अब क्योंकि ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, अब जो दूसरा निक्लोफाइल है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के प्रोडक्ट बनाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहला स्टेप जो होता है उसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बोनियम आयन बनता है। और इस SN1 रिएक्शन के लिए अगर आप सबस्ट्रेट की चॉइस करना चाहें तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज द बेस्ट सबस्ट्रेट टू कैरी दिस रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है तो टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, फेयरली स्टेबल होगा, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्टेंट बनाएगा। तो जैसे जैसे आप टर्शरी अल्कोहल से सेकेंडरी पे आएंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी पे आएंगे, प्राइमरी से मिथाइल पे आएंगे, तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करने की रफ्तार कम होती जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होगा, इसके लिए जो बेस्ट सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, टर्शरी अल्काइल, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी टर्शरी कार्बोनियम आयन देगा। इस वजह से इसकी जो बेस्ट सबस्ट्रेट होगी वो। इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा क्या हो रहा है, एक मरतबा मैं रिपीट कर लूं, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये तो रिएक्शन था कि निक्लोफाइल ने कार्बन पे रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट बनी। तो प्रोडक्ट बनी कैसे, उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है इस रिएक्शन में, अब यहाँ पे देखिए हमने जो बेस यूज किया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी निक्लोफाइल में OH आयन है, जो कि इस पहले स्टेप में आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले स्टेप में सिर्फ ये हुआ है कि हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट में आयनाइज करवाया, तो आयनाइजेशन हुई है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट के अलावा वो इस स्टेप में नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। और ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। पूरे रिएक्शन की रफ्तार इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, और जितने भी मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होते हैं इसको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी और चीज है, हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी रेट जो है वो सिर्फ एक ही स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा, पहला स्टेप। तो आप क्या लिखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में dx/dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो क्या लिखोगे आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस वन, 0 फॉर न्यूक्लियोफाइल, यानी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप सिंपली इसको ओमिट कर सकते हो। तो रेट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, dx/dt इक्वल्स टू k, और यहां पे क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट ओनली सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अब ये बताएं क्या होगा, क्योंकि पावर 1 आएगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, और क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ठहरिए, एक और चीज, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा कि फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब एक और चीज जो समझने की है वो ये है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो कौन है, OH आयन है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH आयन। नाउ न्यूक्लियोफाइल हैज इक्वल एबिलिटी either to attack from the back side, either to attack from the front side, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये देखिए कार्बोनियम आयन जो है ट्राइगोनल है, तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप तो निकल गया, वो कहां से निकला, फ्रंट साइड से। अब इसकी ज्योमेट्री को जिस तरह से, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर बैक साइड से अटैक करता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टर्म यूज होती है, इन्वर्जन, और अगर फ्रंट साइड पे अटैक होता है इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टर्म यूज होती है, रिटेंशन। तो इसमें दोनों चॉइसेस हैं, 50% चांस है फ्रंट साइड अटैक का, 50% चांस है बैकवर्ड अटैक का। तो प्रोडक्ट जो मिलेगी हमें रेसीमेट मिक्सचर मिलेगा, यानी 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन, यानी 50% बैक साइड अटैक होगा, 50% फ्रंट अटैक होगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, तो प्रोडक्ट हमें 2 मिलेगी। कौन सी 2 प्रोडक्ट, एक वो जिसमें OH ग्रुप फ्रंट साइड से लगेगा, एक वो जिसमें आपका OH ग्रुप बैक साइड से लगेगा। दोनों में देखें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड पे आया, यानी जहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ था वहीं पे लगा है, इसको कहते हैं रिटेंशन। इसको क्या कहते हैं? रिटेंशन। और अगर बैक साइड अटैक है तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन। और SN1 में 50% चांस है इन्वर्जन का, 50% चांस है रिटेंशन का। तो अगर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव था, अगर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव था, यानी वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा था, तो अब आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो रेसिमेड मिक्सचर बनेगी। और रेसिमेड मिक्सचर अगर आपको याद है एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी आपकी, ये क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये स्टेप फास्ट होता है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, पर क्योंकि ये स्टेप फास्ट है इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। कंसंट्रेशन का रोल होता है जो स्लो स्टेप होता है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो क्या होता है? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप है, SN1 रिएक्शन। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोनियम आयन है। और कार्बोनियम आयन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी। तो इसके लिए जो बेस सबस्ट्रेट होगा वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। चलें अभी वर्ड्स में करते हैं, ये तो प्रैक्टिकली हमने किया। इट इज 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड टू गिव रेसिमेट मिक्सचर, आई 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। यानी ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो फ्रंट साइड से, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट पे भी लगेगा, वो बैक पे भी। क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल एंड प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनियम आयन। इस वजह से दोनों साइड ओपन है, ठीक है। इस तरह से फ्रंट और बैक अटैक होगा। इट इज 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हमने देखा कि इसके 2 स्टेप थे और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था। कौन सा? सबस्ट्रेट था या न्यूक्लियोफाइल? अच्छा, उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अंडरगोज आयनाइजेशन। हम क्या करेंगे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वो पोलर सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको आयनाइज करेगी, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। पहले स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। और ये स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसमें एक ही मॉलिक्यूल, व्हाट इज दैट? दैट इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अच्छा, उसके बाद आयनाइजेशन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट, हेंस इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। क्योंकि आयनाइजेशन के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तो जितनी पोलरिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट की तो वो क्या करेगी कि SN1 रिएक्शन को फेवर करेगी। पोलरिटी कम कर देंगे तो वो SN2 को फेवर करेगी। तो वो कंडीशन में SN2 में पढ़ेंगे, ठीक है। एज ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमने देखा कि पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या होगा? इट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और रेट खाली डिपेंड करेगा किस पे? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ये भी हमने देखा। एज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो इसके लिए जो बेस सबस्ट्रेट होगी वो टर्शरी होना चाहिए, सेकेंडरी या प्राइमरी? वो टर्शरी होना चाहिए, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं आगे। ये देखें, अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड तकरीबन 12 लाख मर्तबा सेकेंडरी से प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी है वो जस्ट 12 टाइम्स प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये 12 लाख दफा। क्यों? दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन, ठीक है। चले इसको भी आगे करते हैं। आगे क्या चीज है कि कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल प्लेनर, हेंस न्यूक्लियोफाइल हैज इक्वल चांसेस। हमने देखा ज्योमेट्री में हमने क्या देखा? ज्योमेट्री में हमने ये देखा कि ये आपका जो है प्लेनर है, तो फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड पे। इस वजह से आपको 2 किस्म की प्रोडक्ट्स मिलेगी। कौन सी? रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो कार्बोकेटाइन हेंस इक्वल चांसेस टू अप्रोच इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन फ्रॉम आइदर फ्रंट और बैक साइड। इफ ऑप्टिकली, अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होगा तो मैंने आपको बताया कि रेसिमेट मिक्सचर बनेगा, यानी वो मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रहने दे अभी, ये क्योंकि हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है। ये फेडरल में लिखा, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसको भी रहने दे, हमारे बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि इज फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकेटाइन टू गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो सेकंड स्टेप में ये होगा कि कार्बन पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। इन SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिसिटी हैज नो इफेक्ट। अब देखें, न्यूक्लियोफाइल जो है उसका जो ज्यादा रोल है कि वो कितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वो SN2 मैकेनिज्म में माना रखता है। पर SN1 में क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है, कार्बन पे
कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लगी है। इस वजह से SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल है फिर भी काम चल जाएगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है फिर भी काम चल जाएगा। क्यों? कि जो फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई रोल नहीं होता। सॉल्वेंट का रोल क्या है कि सॉल्वेंट जितनी ज्यादा पोलर होगी SN1 रिएक्शन उतना ज्यादा फेवर होगा। सबस्ट्रेट का रोल क्या है कि सबस्ट्रेट टर्शियरी होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करता है? फ्रंट से, बैक से, दोनों से। इस वजह से हमें प्रोडक्ट 50-50 मिलती है। ठीक है बेटा, और कुछ है क्या इसमें? नथिंग एल्स, ये एग्जांपल है। तो ये बाकी जो अभी आफ्टर दिवाली करेंगे। सो हैप्पी दिवाली ऑल गाइस इन एडवांस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।